नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल में 4 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो विद्रोह काल में हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से संपूर्ण ब्रिटिश हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने तथा ऐतिहासिक शहर में विद्रोह सैनिकों की सैन्य बल, धन व युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को दिया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा घोषित रेपो रेट क्या है? तो रेपो दर उधारकर्ता अपने होम लोन को आरबीआई की रेपो दर से लिंक कर सकते हैं, जो कि वर्तमान में 6.25% है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, जिनमें से प्रमुख हैं कि ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति, व्यापकता की नीति, सहायक संधि प्रणाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कस्मों और झूठे वादे। ठीक है। और इसमें देसी शासकों की राजनीतिक स्थिति का भी काफी नुकसान हुआ। ठीक है। इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले में था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में स्थित है। यह भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। ठीक है। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि यह भारत का सबसे पुराना और शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र में 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं। इसकी स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने का कार्य कहाँ से शुरू किया था? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में राम नवमी के दिन शुरू की थी। उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा था और अयोध्या में रामचरितमानस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद काशी में इसके 4 अध्याय लिखे गए। चित्रकूट में भी इसका कुछ हिस्सा लिखा गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल में कहाँ हुआ था? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर में हुआ था। ठीक है। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था और उनका जन्मदिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है। ठीक है। और इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि उनका जन्म गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से हुआ था। उनके पिता का नाम खुदीराम और माता का नाम चंद्रा देवी था। और ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्टीपीटर या नाइट्राइट के नाम से जाना जाता है। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला वो होता है KNO3। यह एक यह एक सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। पोटेशियम नाइट्रेट के कुछ और भी नाम हैं, जैसे नमक, कलमी छोरा, कलमी सोडा, खलमी शूरा और कालमी शोर आदि। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड किस फिल्म को मिला है?
तो आपके ऑप्शन में 4 दिए होंगे, उनमें से जो भी अब मैं बताऊँगा उनमें से आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म रणवीर कपूर की जो एनिमल मूवी है ना, उसे भी आईफा अवार्ड मिला था और शाहरुख खान की फ़िल्म जवान को भी ये अवार्ड मिला था। रानी मुखर्जी की फ़िल्म मिसेज को भी यह अवार्ड मिला था और चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए यह अवार्ड मिला था और अनिल कपूर की फ़िल्म एनिमल को भी यह अवार्ड मिला था, ठीक है? और सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका बॉबी देओल को फ़िल्म एनिमल के लिए यह अवार्ड मिला था, ठीक है? तो मेनली जो आपके ऑप्शन में एनिमल दिया हुआ था ना, एनिमल मूवी, वो एकदम सही ऑप्शन था, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किस बीज का प्रयोग किया गया था? तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल की उपज देने वाली किस्मों के बीज का इस्तेमाल हुआ। इन बीजों को लोकप्रिय रूप से चमत्कारी बीज भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 के उदारीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो उदारीकरण अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है और विभिन्न भौगोलिक स्थानों में उत्पादों का निर्यात और आयात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मदद करता है। उदारीकरण बहुत कम समय में विकास दर को बढ़ाता है। इससे निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि होती है, ठीक है? तो यही इसका राइट आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने का मौका दिया था। इस अधिनियम को मोगेटिव चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन में 1862 दे रखा था, ठीक है? तो वो एकदम राइट ऑप्शन था। और भी फैक्ट जान लीजिए, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 में हुई थी। इन दोनों उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी, ठीक है? और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। सर बोर्स पिकॉक इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मित्रा पहले भारतीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है? और न्यायमूर्ति फनी भूषण चक्रवर्ती पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। और ये पॉइंट तीनों ही हमें याद रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से हुई थी। यह न्यायालय मुंबई में स्थित है। इस न्यायालय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह ली जाती है। भारत के कुछ और भी प्रमुख उच्च न्यायालय थे, जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और बेंगलुरु उच्च न्यायालय, जिसे अब कर्नाटक उच्च न्यायालय कहा जाता है, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अपराजित वर्मन पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1880 से 97 ईस्वी तक शासन किया। चोल राजा आदित्य प्रथम ने उन्हें हराकर कांजीपुरम पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पल्लव राजवंश की शेष भूमि चोल साम्राज्य में बदल गई, ठीक है? और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम सैन्य विजय और कई मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसीमा के भी नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन कब किया? तो इसकी स्थापना 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? तो भारत में मंत्रिपरिषद को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है? देख लीजिए, जैसे कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
मंत्री परिषद का प्रावधान है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच एक सेतु का काम करती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं सभी अपना एक लीडर चुन लेते हैं जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा बंदरगाह है पश्चिम तट पर नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह नहीं है? ये वो सभी बंदरगाह हैं जो पश्चिम तट पर हैं जीगा, जैसे कि मुंबई, कांडला, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मोरमुगांव बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर पार्ट। इनमें से मुंबई, कांडला और कोचीन सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। ठीक है। तो एक अलग ऑप्शन दिया हुआ था तो वो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को तटीय वन या आंध्र भूमि वन कहा जाता है। यह वन समुद्री तटों और ज्वारीय खाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार वृक्षों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के अधिकांश क्षेत्र किस नदी पर निर्मित हैं? तो सतलज नदी पंजाब की सबसे लंबी नदी है। यह नदी सिंधु नदी की सहायक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत भारत को सतलज जल प्रदान किया जाता है और मुख्य रूप से भारत में सिंचाई नहरों की ओर मोड़ दिया जाता है। तो मेनली जो सतलज नदी है ना वही पंजाब में जल आपूर्ति करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। उन्होंने साल 1829 में बंगाल सती विनियम पारित किया था। इस विनियम के तहत ब्रिटिश भारत के सभी अदालतों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 22 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े हुए प्रावधान हैं। ठीक है। इस अनुच्छेद का मकसद उचित कानून प्रक्रिया के बिना किसी को गैर कानूनी तरीके से लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखना है, यानी कि उसे 24 घंटे के अंदर ही न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है। और अगर उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका आपको कारण बताना होगा। तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। और यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में है, यानी कि 12 से 35 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी मौलिक अधिकारों में हैं। अनुच्छेद 22 के तहत क्या प्रावधान है कि गिरफ्तारी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए, यानी कारण बताना होगा। ठीक है उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख की समस्या गंभीर स्तर पर है। और विशेष बातें तो भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से भी पीछे रह गई है। भारत की रैंकिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से थोड़ी सी आगे है। भारत की रैंकिंग में पिछले 3 सालों में तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत 193 देशों में 134वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रिमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइड वर्ल्ड। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर वो है 0.644। ठीक है। इस सूचकांक में भारत ने पिछले साल के मुकाबले सभी संकेतक में सुधार किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को शासन की जिम्मेदारी देने वाला अधिनियम था। यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को यूनाइटेड किंगडम ने की संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। ठीक है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन हो गया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।
नियंत्रक बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांचीराम कैलाशनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंहमन वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इन्हें राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 685 ईसा पूर्व से 705 ईसा पूर्व के बीच में करवाया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि खेजड़ी और बबूल किस प्रकार के वन हैं। तो खेजड़ी और बबूल उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं। यह वन पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यार यही थे आपकी सेकंड शिफ्ट में आए हुए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी यार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।